नमस्कार सभी साथियों को। भव्य जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि आखिर अरावली मुद्दा क्या है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वर्डिक्ट जारी किया गया है जो कि हमारी अरावली से संबद्ध है। जो हमारी अरावली पर्वतमाला के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वर्डिक्ट आया है 20 नवंबर को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो वर्डिक्ट दिया है। उस वर्डिक्ट के बाद में हम देख रहे हैं अपने आसपास कि ये अरावली का मुद्दा बहुत ही विस्तृत चर्चा में है और इसकी चर्चा बहुत आम जनमानस में भी काफी अधिक हो गई है और ये मुद्दा आज के समय का एक, हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग मुद्दा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है क्या और ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है, तो आज का सेशन भी हम उसी के बारे में समझेंगे कि आखिर अरावली का ये मुद्दा है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई परिभाषा को मंजूरी दी गई है। उस परिभाषा को मंजूरी मिलने के बाद में कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ हैं हमारे, उन्होंने पर्यावरण को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की है कि इस नई परिभाषा के तहत सीधे सीधे साफ तौर पर अरावली को नुकसान पहुंचेगा, अरावली नष्ट हो सकती है, ये ऐसी संभावना हमारे पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। इस कारण ये मुद्दे हाईलाइट में है कि विशेषज्ञों ने पर्यावरण शरण की चिंता जताई है और इसका क्या परिणाम रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है, तो इससे खनन और विनिर्माण की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस वजह से भी मुद्दा हाईलाइट में। तो आखिर वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है क्या, उससे पहले भी हम जानते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली है क्या और वो अरावली क्यों महत्व रखती है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक अरावली है, वो हमारे राजस्थान के बीचों बीच स्थित एक पर्वतमाला है जिसको हम शॉर्ट में बोले तो हमारे राजस्थान के फेफड़े हम जिसको बोल सकते हैं। और अरावली की बात करें, इसको हम एक प्राचीन वलित पर्वतमाला बोलते हैं। अरावली को प्राचीन वलित पर्वतमाला हम कहते हैं, जिसका निर्माण काल की हम बात करें तो ये सैकड़ों साल पुरानी है। और इसके निर्माण काल की भी हम बात करें कि आखिर किस समय हुई थी, तो हम हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। और अगर हम इसकी लंबाई की भी हम बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई हमने मापी है। ये अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये गुजरात के खेड़ ब्रह्म नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये हमारे पूरे राजस्थान को कवर करते हुए चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं, और ये मामला राजस्थान इसलिए भी हाईलाइट है क्योंकि जो अरावली का कुल 692 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 80% हिस्सा 80 इसलिए भी ये मामला हाईलाइट में है। यानी कि हम इन शॉर्ट हैं कि कम से भी कम 550 किलोमीटर, तो 692 है, उसमें से 550 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमारे राजस्थान में अरावली क्षेत्र का पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो अपनी नई परिभाषा क्या दी। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कब आता है, 20 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आखिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की उस समिति की सिफारिश क्या थी, तो उस समिति की सिफारिश ये थी कि जो हमारी अरावली है उसमें बहुत सारी छोटी मोटी मिलाकर बहुत सारी चोटियां हैं। हम ये कह सकते हैं कि अरावली में 10,000 से अधिक चोटियां हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का समिति की ये सिफारिश है कि जो अरावली की ये चोटियां हैं, अगर किसी चोटी की मान लीजिए कि यहाँ पे ऊंचाई 115 मीटर है और किसी चोटी की ऊंचाई सिर्फ 95 ही मीटर है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो 100 मीटर से कम हाइट की जितनी भी चोटियां हैं, 100 मीटर से कम हाइट की जितनी भी चोटियां हैं, उन्हें कानूनी संरक्षण से बाहर किया जाए और 100 मीटर से अधिक हाइट की जितनी भी चोटियां हैं उन्हें कानूनी संरक्षण में रखा जाए। तो ये सिफारिश थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा,
इस मांग को कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली चोटियां अगर कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाती है तो इसका आखिर प्रभाव क्या रहेगा। तो इसका प्रभाव ये रहेगा जिसके तहत ये कहा गया है, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है उसका हवाला देता है कि कुल 12,081 छोटी बड़ी सभी चोटियों की मैपिंग की गई है, जिनमें से मात्र 1,048 ऐसी चोटियां हैं जो 100 मीटर बेंचमार्क को पूरा करती हैं। यानी कि इस फैसले के बाद में ये होगा कि जो अरावली की कुल चोटियां हैं उनमें से मात्र अरावली का जो 100% हिस्सा है उसमें से सिर्फ 8.7% हिस्सा ही इस 100 मीटर बेंचमार्क को पूरा करता है। इसका मतलब 100% में से अगर 8.7% हिस्सा ही इस बेंचमार्क करेगा तो हम ये इस फैसले के बाद में अरावली का जो 90% का जो हिस्सा है, 90% से अधिक का जो हिस्सा है वो कानूनी संरक्षण खो देगा। अब अगर ये 90% हिस्सा अपना कानूनी संरक्षण खो देता है तो इससे होगा क्या कि इससे खनन और अवैध माइनिंग खनन यानी माइनिंग खनन की क्रिया अधिक होगी और धीरे-धीरे करके अगर खनन अधिक होगा, अभी जैसे कि हम अपने आस-पास भी अभी भी देखते हैं कि अभी तो अरावली इस फैसले से पहले की अगर बात करें, तो अभी तो पूरी अरावली कानूनी संरक्षण प्राप्त है। समय-समय पर अरावली की सुरक्षा के लिए जो हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट है या फिर अन्य राज्यों के भी जो हाई कोर्ट है और हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो समय-समय पर अरावली की सुरक्षा के लिए नई-नई गाइडलाइंस जारी करता है। उन्होंने माइनिंग्स पे रोक लगा रखी है, उसके बावजूद भी हम अपने आस-पास देखते हैं कि माइनिंग हो रही है। अब अगर अरावली का 90% हिस्सा ही कानूनी संरक्षण खो देता है, तो उसके बाद में माइनिंग बहुत अधिक स्तर पे होंगी और वो इतना अधिक स्तर पे होंगी कि धीरे-धीरे हम देखेंगे कि 90% हिस्सा ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद अरावली पूरी तरह से अरावली का 90% हिस्सा ही अगर समाप्त हो गया, तो अरावली का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मात्र अस्तित्व कितना बचेगा? 8.7% अरावली का अस्तित्व बचेगा। इस वजह से ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है इस फैसले के बाद में कि अरावली के 90% हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है इस फैसले के बाद में। और राजस्थान पर इसका सबसे अधिक प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा, अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है, यानी कि 550 किलोमीटर से भी अधिक का हिस्सा राजस्थान में आता है। इस वजह से इस फैसले के बाद में राजस्थान पे सबसे अधिक प्रभाव होगा। और भी अगर हम इस फैसले की बात करें कि आखिर इसके मापदंड क्या है, तो नए मानदंडों के तहत अरावली के भीतर किसी भी भू-आकृति में स्थानीय राहत से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसमें इसकी ढलान और आसपास के क्षेत्र शामिल है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हम कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा है, तो उस बोर्ड के नीचे हम पढ़ते हैं कि इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से इतनी ऊँचाई, क्योंकि दुनिया के जितने भी समुद्र हैं वो आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट हैं, भले उनका नाम अलग-अलग हम पढ़ते हैं लेकिन वो सारे समुद्र एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जो रेलवे स्टेशनों की ऊँचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मापदंड के अनुसार क्या है कि जो स्थानीय तल है कि ये भूमि है, जैसे कि नए मापदंड के अनुसार की जो भूमि है, इस भूमि से इसकी ऊंचाई मापी जाती है, ना कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी जा रही है। तो इस भूमि से कुछ चोटियां तो ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है और कुछ चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। तो इन सभी को कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया गया है, ऐसी चोटियों को। तो नए मापदंडों के अनुसार कि स्थानीय राहत से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इन चोटियों की गणना कहाँ से की जा रही है? स्थानीय तल से, ना कि समुद्री तल से इनकी गणना की जा रही है। जिसमें क्या-क्या शामिल किया जा रहा है? इसकी ढलान और इनके आस-पास का क्षेत्र भी इस गणना में शामिल किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल्ड साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद में जो हमने अभी पढ़ा था, इस निर्देश के बाद में 1248 जो हमारी चोटियाँ थी उनकी मैपिंग हमने की गई थी, उसके बाद में कितने परसेंट हिस्सा बचा? सिर्फ मात्र 8.7% ऐसा हिस्सा है कि जो 100 मीटर के क्राइटेरिया को पूरा करता है, इसी निर्देश देने के बाद में।
हालांकि 100 मीटर की लिमिट ने चिंता पैदा कर दी है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यह नियम निचले लेकिन इलॉजिकल जुड़े रिच के बड़े हिस्सों को बाहर कर सकता है जो पहले सुरक्षा के दायरे में आते थे। कि हाँ, इस निर्णय के बाद में होगा क्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस निर्णय के बाद में अरावली का 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण खो देगा। अगर वहां पे कानूनी संरक्षण नहीं होगा, माइनिंग्स बढ़ेंगी, अवैध कब्जे बढ़ेंगे। अवैध कब्जे के बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी अरावली नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए भी ये मामला हाईलाइट है। और अगर हम अरावली के विस्तार की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अरावली हमारे गुजरात राज्य के खेड़ से प्रारंभ होती है। गुजरात राज्य के खेड़ ब्रह्म से ये प्रारंभ होती है। ये हमारे पूरे राजस्थान को कवर करती है। और राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा, 80% हिस्सा। अगर लंबाई की बात करें तो 550 प्लस इसकी लंबाई हमारे राजस्थान में है। और ये कहाँ तक है, ये दिल्ली तक है। दिल्ली में भी कहाँ तक है, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। तो ये हमारे मेनली इस पोर्शन को कवर करती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ये देखते हैं। और ये हमारे गुजरात से प्रारंभ होती है, जो खेड़ ब्रह्म से है। ये हमारे पूरे राजस्थान को कवर करती है, हरियाणा और ये दिल्ली जो एनसीआर हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो हमारा एनसीआर का हिस्सा कहा जाता है, उस तक ये फैली है। दिल्ली में भी कहाँ तक, रायसीना हिल्स तक। ये हमारी पूरी अरावली रेंज का मैप है। इस प्रकार से हमारी अरावली रेंज फैली हुई है। और अगर आप देखते हो कि आखिर इस फैसले को अगर लागू हो गया, एक नुकसान तो मैंने आपको बताया कि अरावली पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। उससे पहले भी हम थोड़ा बात करते हैं कि इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या रोल होता था। ताकि 1990 के जो दशक से 1990 से ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के लिए बार बार दखल दिया। हम यहाँ पे अब जैसे कि इस मैप में देखा था कि यहाँ पे कुछ हिस्सा हरियाणा का भी ये कुछ हिस्सा है कि जिसमें अरावली रेंज फैली हुई है, और राजस्थान का ये पूरा हिस्सा जिसपे अरावली रेंज फैली हुई है। इन सभी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 1990 के दशक के बाद से ही बार बार इनमें खनन को रोकने के लिए बार बार दखल दिया है। लेकिन और एक केस होता है एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1996 का मामला। उस मामले में आखिर होता क्या है, इस फैसले के बाद में दिल्ली के आसपास सैकड़ों खदानें बंद हो गई जो कि माइनिंग करती थी। क्योंकि कोर्ट ने पाया कि माइनिंग की गतिविधियों से पर्यावरण को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस समय अरावली कानूनी संरक्षण प्राप्त था, इसलिए भी 1990 के दशक के बाद से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार माइनिंग को रोकने के लिए दखल दिया जाता था। और उसका एक प्रचलित केस एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो अभी 1998 केस है, जो अभी हमने उसके बारे में चर्चा की। इस केस के फैसले के बाद में दिल्ली के आसपास की सैकड़ों खदानें बंद हो गई। लेकिन अब जो 20 नवंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उस फैसले के बाद में ये कानूनी संरक्षण अरावली का 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण खो देगा, जिससे माइनिंग्स की गतिविधि और अधिक बढ़ेंगी। माइनिंग्स होगी, पूरी की पूरी चोटियां नष्ट होंगी। उसके बाद में वहां पे अतिक्रमण की समस्या, अवैध कब्जों की समस्याएं भी बढ़ेंगी। इस वजह से भी ये अरावली रीजन को खतरा है और इस वजह से मुद्दा हाईलाइट है। और इलॉजिकल खतरा, अगर अरावली को खतरा तो है, इससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। अगर अरावली नष्ट भी हो जाती है तो हमारे राजस्थान को इससे क्या नुकसान होगा, या फिर और बाकी राज्य जिनमें जैसे गुजरात में अरावली फैली हुई है, हरियाणा में अरावली का विस्तार है, तो वहां पे क्या खतरा पैदा होगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको जैसे कि पता है कि अरावली में पहाड़ियों के अलावा और क्या है सर, जंगल है। जंगलों में कौन रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। तो अरावली बहुत से ऐसी प्रजातियों की शरण स्थली बनी हुई है जो विलुप्ति के कगार पर है। अगर अवैध माइनिंग होगी, अवैध कब्जे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात जंगल भी नष्ट होंगे। हम देखते हैं अभी कि जंगल बचे ही कितने हैं। तो उसके बाद में उन प्रजातियों के निवास स्थान पर भी संकट गहरा जाएगा। तो पर्यावरण विदों ने इसको लेकर चिंता जताई है, और साइंटिस्ट और कंजर्वेशन ग्रुप चेतावनी देते हैं इस मुद्दे को लेकर कि अरावली के कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त फुटप्रिंट को कम करने से पूरे इलाके में इकोलॉजिकल गिरावट तेज हो सकती है। जब इन मापदंडों को लागू किया जाएगा तो पहाड़ नष्ट होंगे, जंगल नष्ट होंगे, तो इकोलॉजिकल गिरावट तेज हो सकती है और निचली चोटियां और जुड़ी हुई पहाड़ी प्रणालियां
जिन पर अक्सर सबसे पहले कब्जा होता है, ये ज़रूरी काम करती हैं। कि बहुत सी जो निचली पहाड़ियाँ हैं, वो आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट रहती है। इस प्रकार से कुछ पहाड़ियाँ कनेक्ट रहती है। अगर पहले ये नष्ट होगी तो यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, ये नष्ट होगी तो यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, तो सबसे पहले यही काम होगा। दूसरा है कि हैबिटेट का नुकसान और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का टूटना। जंगल है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, अगर जंगल को ही नुकसान पहुँचेगा तो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों का निवास स्थान यानी कि उनके घर भी नष्ट हो जाएँगे। तो इससे जो उनका पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, उसके टूटने का खतरा है, जिससे तेंदुए, लक्कड़-बग्घे और पक्षियों की प्रजातियों पर असर पड़ेगा, जो कि सिर्फ़ जंगल में ही सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ये इसके जंगल ही नष्ट हो गए, तो ये कहाँ पे आ जाएँगे? ये हमारे इलाकों में यानी कि जो मानव बस्ती है, वहाँ तक इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। अभी हम देखते हैं जयपुर में आस-पास हम खबर पढ़ते ही हैं कि फला इलाके में तेंदुआ घुसा है। वो सब इसीलिए क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं और इस वर्डिक्ट के बाद में तो ये खतरा और बढ़ने वाला है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़ोन को नुकसान। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो राजस्थान में मानसून को लेकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर अरावली नष्ट होगी, तो ग्राउंड वाटर ज़ोन खत्म होगा। ग्राउंड वाटर ज़ोन खत्म होगा, मानसून की समस्या बढ़ेगी, पानी की समस्याएँ बढ़ेंगी, जिससे पेरी अर्बन खेती की बेल्ट पर असर पड़ता है। झाड़ीदार जंगलों और देसी पेड़ों की कमी। अरावली जो पूरी हमारी राजस्थान की खनिज संपदा लिए हुए है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऐसे पेड़-पौधे जो कटीले, झाड़ीदार ऐसे पेड़-पौधे जो औषधि बनाने तक के काम आते हैं, अगर अरावली नष्ट रहेगी, तो उन पेड़-पौधों पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि झाड़ीदार जंगलों और देसी पेड़ों की कमी आ जाएगी, जो रेप्टाइल, पॉलिनेटर और घास के मैदानों के पक्षियों को सहारा देते हैं। दूसरा है कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि हमारा एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन में धूल और गर्मी से हवा की क्वालिटी खराब होने से रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ रहा है। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि अगर हम बात करें कि अरावली का राजस्थान मैच गया, तो हम देखते हैं कि राजस्थान है जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में भी अगर हम और हम जानते हैं कि जो हमारे राजस्थान का ये वाला हिस्सा पोर्शन है, इसको हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मरुस्थल में भी ये 2 भागों में बँटा गया है। मरुस्थल में भी इसको हम एक तो शुष्क बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल, और एक रीजन को हम अर्ध शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि अभी जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जो रेगिस्तान की इस हिस्से की जो धूल भरी आंधियाँ, मिट्टी है, उन सभी को इस हिस्से में जो कि हमारे पूरी मैदान का हिस्सा है, भौतिक सूरज पर, उसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में, इस डायग्राम को आपको और अच्छे तरह से समझा जाएगा कि जो ये हमारा जो ये मरुस्थलीय इलाका है, अभी अरावली पर्वत श्रृंखला इस मरुस्थल की मिट्टी को और इसकी धूल भरी आंधियों को रोक रही है। कौन? हमारी अरावली। अगर हम इस अरावली पर्वत श्रृंखला को ही हटा देते हैं, तो ये जो धूल भरी आंधी है, मिट्टी है, ये कहाँ पे आएगी? ये हमारे पूरी मैदानों तक ये मिट्टी आ जाएगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये मरुस्थल, हम जानते हैं कि मरुस्थल अनउपजाऊ होता है और ये राजस्थान का जो ये हिस्सा है, वो एक बहुत तरीके से उपजाऊ क्षेत्र है। ये हमारा हिस्सा उपजाऊ क्षेत्र है। अगर यहाँ की मिट्टी राजस्थान के इस हिस्से में आती है, तो ये हिस्सा भी अनउपजाऊ हो जाएगा। और अगर मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पे आती है, तो ये हिस्सा भी जाएगा किसमें तब्दील हो जाएगा? मरुस्थल में। तो एक हानि ये भी है कि हमारी खेती जो हमारे राजस्थान की आजीविका की बात करें, तो राजस्थान के जो इस हिस्से के जितने भी लोग हैं, उनकी सबसे मुख्यतः जो आजीविका का स्रोत है, वो आज भी खेती है। जो हम हमारे जयपुर बेल्ट की बात करो या भरतपुर, अलवर बेल्ट की, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर बेल्ट की बात करो, तो यहाँ पे जो मुख्य आजीविका का स्रोत है, वो आज भी खेती है। और अरावली भी अगर नष्ट हो जाती है, तो ये पूरा मरुस्थलीय इलाका जो है, वो पूरी मैदानों तक बढ़ेगा, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ेगी और राजस्थान पूरा-पूरा धीरे-धीरे मरुस्थल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए भी ये मुद्दे थोड़े चर्चा में हैं। और इसके बाद में जो राजस्थान में तो खतरा ही है, राजस्थान से जो अरावली का जो आगे विस्तार हो रहा है, ये दिल्ली तक है, तो ये जो आंधियाँ हैं, ये यहाँ तक भी तो असर करेंगी। इसलिए जो एनसीआर है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन है, पे भी मरुस्थलीकरण का खतरा है। जब धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, तो गर्मी बढ़ेगी। अभी आप जानते हो कि एनसीआर में कितना पॉल्यूशन है, उस हिसाब से भी इस खतरे को आगे बढ़कर देखा जा रहा है।
कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा से जंगल खत्म हो जाएंगे, जिससे जंगली जानवरों को रहने की जगह कम हो जाएगी। इस इलाके में इंसान और जंगली जानवरों के बीच में टकराव बढ़ेगा, ये भी हमने अभी आपको देखा था। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, इस वजह से अरावली को हाईलाइट है कि अरावली के बचे हुए जंगल जानवरों का आवास और कॉरिडोर एवं जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर काम करते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा, अरावली में कितनी 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और विलुप्ति के कगार पर खड़े स्तनधारी जीव, जैसे कौन कौन से, तेंदुआ, ग्रे लंगूर, लक्कड़बग्गा, सियार, थानीबेद और जंगली बिल्लियां रहती हैं। अरावली के नष्ट होने के बाद में ये सभी बेघर हो जाएंगे, इनकी प्रजाति हमें देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रजाति ऑलरेडी विलुप्ति के कगार पर है। तो थोड़ी बहुत संख्या में जो जंगली जीव बचे हुए हैं वो सिर्फ अरावली की वजह से बचे हुए हैं, और अरावली की खत्म होने के बाद में भी उन पे संकट गहरा जाएगा। और ये इस टॉपिक पर हमने अभी चर्चा कर ही ली। तो इन सभी मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद में भी ये मुद्दा इसलिए हाईलाइट है, इसलिए भी अरावली के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों द्वारा इस वर्डिक्ट के लिए विरोध किया जा रहा है। उसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्याएं बढ़ेंगी। अगर जंगल नष्ट हो गए तो वहां के जंगली जीव मानव बस्तियों की तरफ आएंगे, तो मानव और जंगली जानवरों के बीच में टकराव बढ़ेगा, और राजस्थान के अलावा भी किसको इफेक्ट करेंगे, दिल्ली एनसीआर तक इसको इफेक्टिव ये फैसला रहने वाला है। और अरावली के संरक्षण के लिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अरावली को हम राजस्थान के फेफड़े कह सकते हैं। तो अरावली पर्वतमाला है जिसकी वजह से हमारे राजस्थान का, जो हमारे जयपुर और उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में बारिश, इसका एकमात्र कारण कौन है, हमारी अरावली रेंज है। अरावली रेंज जो हमारे मरुस्थलीय इलाकों से हमारी धूल भरी और गर्म हवाओं को आने से रोकती है, अगर यही नष्ट हो जाएगी उसके बाद में गर्मी की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या, पानी की कमी, ग्राउंड वाटर रिजर्व की कमी, इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा राजस्थान एक मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। इस वजह से भी इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये वर्डिक्ट आने के बाद में जैसे लोगों का विरोध चल रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, अरावली में क्या इसका प्रभाव रहेगा, और अगर ये वर्डिक्ट लागू होता है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उन सभी चीजों के लिए हमने आज का सेशन रखा था। हम सभी से जुड़ने के लिए, आप सभी हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।